बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे वामसेप के उद्देश्यों की। वामसेप एक ऐसा संगठन जो कर्मचारियों का संगठन है और बहुत सारे लोग एससी एसटी माइनॉरिटीज के लोग भी इसमें शामिल हैं और ओबीसी को बहुत बड़े रूप में अगर जागरण किया है तो इस वामसेप संगठन ने ही किया है, जिसकी स्थापना की थी माननीय कांसी राम साहब ने। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे वामन मेश्राम जी। आप सभी जानते हैं, उनके लिए किसी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। इतिहास के माध्यम से वर्तमान को सुधारने का एक प्रयास जो कर रहा है वामसेप, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं माननीय वामन मेश्राम जी। और वे मेश्राम साहब को परिचय की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो आप लगातार चला रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। और अगर हम देखें तो ईवीएम से अगर वीवीपैट जुड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ वामन मेश्राम जी के प्रयासों की वजह से जुड़ी हुई है। तो एक बड़ा पंगा लेने की अगर जब भी बात होती है तो वामन मेश्राम जी हमेशा से, कभी आरएसएस से कभी सरकार से, ये लगातार पंगा होता रहता है। साथ ही हम ये कहें कि हिंदुत्व की बात जब भी आती है तो वामन मेश्राम जी को इसके ठीक विपरीत जगह पर पाया जाता है और एक लगातार जो टकराव है वो बनता रहता है। हालांकि इससे एक समझ जो विकसित हुई है तमाम समाजों में, इसका असर नजर आने लगा है। हम उनसे बात करेंगे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे इस कार्यक्रम में पहली बात जो जानना चाहता हूं वो ये कि वर्तमान में आप जो इतिहास बता रहे हैं ये बाबा साहब भी कहते थे और कई लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो वर्तमान से परिचित नहीं हो सकता। तो इतिहास जो है वो जानना जरूरी है अगर वर्तमान सुधारना है तो इतिहास को बताते हुए जो वर्तमान सुधारने का जो यह आंदोलन आपने छेड़ा है, इसकी शुरुआत या इससे आपका जुड़ाव कब हुआ? असल में हम लोग जिस संस्था के साथ कांशीराम जी के समय में जुड़े जी। तो वामसेप तो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग जो हमारे सीनियर लोग हुआ करते थे उनसे हम लोग ट्रेनिंग लेते थे। जी। तो ट्रेनिंग में इतिहास, हमारे लोगों का इतिहास बताया जाता था। उस इतिहास से हमने ये सारी बातें सीखी कि हमें और सीखने की वजह से उस इतिहास से जुड़ने का अवसर मिला जी। और जुड़ने की वजह से फिर परिस्थितियों को उस नजरिए से देखने का अवसर मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि हमें अपना भविष्य निर्माण करना है तो हमें अपना इतिहास जानना होगा। जी। तो हमने बहुत बृहद पैमाने पर अपने लोगों को सारे देश भर में इसका ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी जब बनाई थी 84 में, 84 में उन्होंने 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। जी। लाल किले के मैदान पर घोषणा किया था। जब उन्होंने यह घोषणा किया था तो उस समय सारे देश भर में 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेप संगठन था। ये बात उन्होंने खुद ही कही थी कि 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेप संगठन है। आज वामसेप संगठन 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में फैला हुआ है। तो ये इतना बड़ा विशाल संगठन बन गया है
और इसको हमने पूरी तरह से कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन में रूपांतरित कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल संगठन बन चुका है। जी। या आपकी जानकारी होगी, 13 पॉइंट रोस्टर के लिए जो भारत बंद करवाया गया था, तो दिल्ली में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के द्वारा दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई थी, ओबीसी के लोगों के द्वारा, इसमें ओबीसी के लोग और बहुत सारे एकेडमिक प्रोफेसर लेक्चरर लोग थे जी। तो वहां जब हम लोग को इनवाइट किया, हम गए, तो हमने उनको कहा कि भी इस मुद्दे पर भारत बंद करवाया जाना चाहिए जी। तो वो हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास संगठन तो नहीं था भारत बंद करने के लिए ऑल इंडिया में। तो हमने कहा आप क्यों चिंता करते हैं, हमारे पास 542 जिलों में संगठन है और सारे देश भर में कैडर है, हम लोग इसके लिए सारे देश भर में तैयारी करेंगे ये 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर। जी। तो हमने ऐसा पूरी ताकत लगाई। बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ये मानना था कि ये भारत बंद नहीं हो पाएगा। उसमें कुछ बैकवर्ड क्लासेस के पत्रकार भी थे। मगर बाद में भारत बंद हुआ और प्रधानमंत्री को नोट लेना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर कानून बदलना पड़ा जी। नरेंद्र मोदी को, और 200 पॉइंट रोस्टर जो पुराना है उसे लागू करना पड़ा जी। तो ये हमारे सफलता, हमारे जुड़ने से ये भारत बंद इतने बड़े पैमाने पर सफल हो गया था। फिर उसके बाद 29 जनवरी 1920 को, मतलब 2020 को, हम लोगों ने अपने बलबूते पर भारत बंद करवाया बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, जिसमें सारे देश भर में कई हजार संगठन, SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन जुड़े। और उससे भी बड़ा भारत बंद जो है, जिसमें मुस्लिम लोगों का बड़े पैमाने पर जो CAA और इन मुद्दों को लेकर था जी। NRC NPR के मुद्दों को लेकर, और उसमें तमाम SC ST OBC के भी मुद्दे उसमें शामिल किए गए थे जी। तो भारत बंद जो है वो पहले मुकाबले में भी ज्यादा बंद हो गया। तो इसमें ये भारत बंद हमने ही करवाया था बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा। तो हमारा ऐसा मानना है कि अब हम लोग लगभग 43 ईयर मैंने संगठन का नेटवर्क और जाल फैलाने में लगाया। जब मैं 19 साल की उम्र का था, अभी 63 ईयर हूँ जी। तो अभी ये इतना बड़ा संगठन का नेटवर्क फैल गया, अब हम आंदोलन करने लायक हो गए हैं। अभी नेटवर्किंग का काम हमने बंद कर दिया। अभी केवल 2 ही काम करेंगे, 2 मुद्दों पर हम लड़ाई करेंगे जी। एक, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आंदोलन करते रहेंगे और आवश्यकता के अनुसार हर 6 महीने में एक बार भारत बंद करेंगे। 5 महीने 29 दिन बंद की तैयारी करेंगे और एक दिन जो है वो हम भारत बंद करवाएंगे और साल में 2 बार करेंगे जी। तैयारी करेंगे, नए लोगों के बीच में जाएंगे और उनको कंसोलिडेट करने के लिए भारत बंद करेंगे। और ये सब संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमें मिला है, उसके तहत करेंगे जी। हिंसा का सहारा लिए बगैर शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। केवल हम लोग अपनी आवाज मतलब जो सत्ताधारी लोग हैं वो हमारे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहां तक पहुंचाएंगे। ये हमारी रणनीति है, एक पहली बात। दूसरा मुद्दा है कि आने वाले 10 साल में 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाने वाला सोशल मीडिया खड़ा करेंगे। अच्छा। ये हमारी आवाज 5 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब ये 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी, जब मैं बोलूंगा तो 5 करोड़ लोगों तक जाएगी आवाज जी 10 साल में।
सोशल मीडिया पर। जी। सैटेलाइट मीडिया हमारे नियंत्रण के बाहर है, प्रिंट मीडिया हमारे नियंत्रण के बाहर है, तो सोशल मीडिया पर ही हम सारा फोकस करेंगे। और ये दूसरा मुद्दा है, ये 5 करोड़ लोगों तक सब्सक्राइब करने का। इसके लिए हम 2 मुद्दों पर 10 साल में सारी ताकत लगाएंगे जी। 2 मुद्दों पर ही आंदोलन होगा अभी। सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए और अपने लोगों को जनता के लेवल पर, मासेस के लेवल पर उनको जत्थेबंद करने के लिए अभी पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया है। अभी हम नहीं करेंगे, अभी ये केवल इतना करेंगे जी। और जब ये 10 साल में हम इतना करेंगे तो 10 साल के बाद आज जो हमारी ताकत है वो कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी और मैक्सिमम 100 गुना होगी। यदि वो 100 गुना हो गई तो हम लोग भारत की सबसे बड़ी ताकत हो जाएंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जी 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 जी। जैसे कांग्रेस ने जन आंदोलन चलाया था, इसकी वजह से अंग्रेज लोग चले गए और ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। तो हम लोग जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि मूल निवासी बहुजनों को ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके जी। बगैर चुनाव के हमारे लोगों को सत्ता मिल सके। जब जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बनाया तो जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़कर थोड़ी आए थे। तो बगैर चुनाव लड़े ही अंग्रेजों ने उनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया जी। मगर उनके बैकग्राउंड में 46 तक उनके बैकग्राउंड में लगभग 61 साल का आंदोलन था। उस वजह से उनको ये ट्रांसफर ऑफ पावर में हिस्सेदारी मिली। तो हम लोग उस दिशा में सारे देश भर में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ने के लिए मासेस के लेवल पर, अब पढ़े लिखे हो गए हैं मासेस, अभी हम मासेस में जाएंगे। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो पढ़ा लिखा आदमी बाहर रह गया है वो अपने आप हमारे पास आएगा, वो हमारे से जुड़ेगा। हम अब पढ़े लिखे लोगों को जगाने का काम बंद कर देंगे, अब मासेस को जगाने का और आंदोलन करने के काम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और 10 साल में मिनिमम 10 गुना और मैक्सिमम 100 गुना हमारी ताकत बनेगी। तो इस देश में जैसे अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को ट्रांसफर ऑफ पावर किया, तो ब्राह्मणों को हमें ट्रांसफर ऑफ पावर मूल निवासी को करना होगा। जी जी। ऐसे हालात पैदा करेंगे। जी जी जी। तो ये एक कैसे संभव, आपने बताया कि सोशल मीडिया और आपका जो संगठन है ये काफी बड़े पैमाने पर ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे अभी ये कैसे करेंगे आप बोल रहे हैं, तो ये अभी हमारा नेटवर्क पहुंचा हुआ है 31 राज्यों में 542 जिलों में, तो ये 2024 तक 630 जिलों में पहुंच जाएगा और 24 तक ये 5000 तहसीलों में पहुंच जाएगा, 5-6 हजार तहसीलों में, और ये 50 से लेकर 60,000 ब्लॉक में पहुंचेगा 2024 तक, और ये 3-3.5 लाख गांवों तक पहुंच जाएगा और 10 साल में 6 लाख गांवों तक पहुंच जाएगा। तो एक गांव से अगर मान लो 50 लोगों को हम मोबिलाइज करते हैं तो 3 करोड़ लोग हो जाएंगे। अगर 100 लोगों को मोबिलाइज करते हैं, एवरेज बता रहा हूं जी, किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, 100 होंगे तो 6 करोड़, 200 होंगे तो 12 करोड़, और अगर 250 लोग एवरेज अगर मोबिलाइज होते हैं तो ये हो जाएंगे 15 करोड़। तो 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का मामला है, इससे जन आंदोलन बनेगा। और ये जो राजनीतिक धाराएं हैं इससे, जी 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 मेरी सुनिए तो जी, अभी आंदोलन तो हमने खड़ा कर लिया है, मगर इससे हमारी सफलता निश्चित नहीं होगी, जन आंदोलन से सफलता निश्चित होगी। आंदोलन तो खड़ा कर लिया है और जो जन आंदोलन खड़ा होगा उसमें राजनीतिक जागरण पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जी
नहीं, वाकई वाकई मैं यही बात जानना चाह रहा था। दरअसल राजनीति को लेके, खासतौर से बहुजन राजनीति को लेकर लोगों में बहुत सारी निराशाएं नजर आती है। कई लोगों का मानना यह है कि बहुजन राजनीति अब खत्म हो चुकी है, जबकि कई लोग ये मानते हैं कि राजनीतियां हमेशा बदलती रही हैं, चाहे वो शुरुआत से लेकर चले मजदूर संघ से बाबा साहब के, उसके बाद फिर आरपीआई, और आरपीआई के बाद फिर बीएसपी, और फिर बहुत सारे संगठन इसमें आते रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि बहुजन राजनीति का भविष्य अब सिर्फ जन आंदोलन है, उसके बाद राजनीति खड़े करने की स्थिति आएगी, या जिस तरह से आपने भी एक पार्टी बना रखी है तो अभी स्कोप है? हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है, जी। और हमारे मित्र लोग हैं जिन लोगों ने पार्टी बनाई है, और हम लोग मुद्दों के आधार पर समर्थन देना या नहीं देना वो निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए मैं ये काशीराम जी कहा करते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति सफल नहीं होती। तो मैं गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के काम पर लगा हुआ था। अभी इस दिशा में हम लोग सफल हो रहे हैं। अब जैसे ये आंदोलन बड़े पैमाने पर और आगे 10 साल चलेगा तो ये लगभग 50 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा जी। 5 करोड़ लोगों तक जब हमारी आवाज जाएगी तो 50 करोड़ लोगों तक वो मुद्दे पहुंचेंगे। जैसे मीडिया में कहा जाता है कि एक अखबार की कॉपी 10 लोगों को 10 लोग पढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। तो सोशल मीडिया की आवाज जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, मगर 10 लोगों तक पहुंचेगी निश्चित। तो 5 करोड़ लोगों तक जब सब्सक्राइब हो जाएंगे तो 50 करोड़ लोगों तक हमारी आवाज पहुंचेगी। तो लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर भी बीजेपी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और जैसा अभी फेसबुक कांड आप तो सुने ही होंगे उस पर। हाँ, नहीं, ये बात सही है कि वो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ये कंट्रोल करना एक अलग चीज है, अपने फेवर में उसका उपयोग करना एक अलग चीज है। और उन्होंने हमारे यूज करने पर पाबंदी लगाने में कामयाबी हासिल नहीं की। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है। और जो फेसबुक वाले लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के दृष्टि से उनको प्रमोट कर रहे हैं जी। मगर हमारे ऊपर उनको प्रमोट कर रहे हैं, हमारे ऊपर पाबंदी नहीं डाल रहे। अभी ट्विटर पर एक जगह जब 5 तारीख को हमने काला दिन घोषित किया अगस्त को, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की हमारे अलावा। कि राम मंदिर के दिन शिला पूजन का कार्यक्रम था प्रधानमंत्री के हाथों, और हमने काला दिन घोषित कर दिया था। और काले झंडे लगवाए थे सारे देश भर में, शायद पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं। हाँ, लगे थे उस समय। हाँ, ये औकात जो है बहुजनों के किसी संगठन के कर्ताओं ने नहीं दिखाई। जबकि राम मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला, वहां राम का कोई सबूत नहीं मिला। सारे सबूत जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के मिले हैं। तो हमने बुद्धिस्ट लोगों के समर्थन में ये मामला उठाया जी, बड़े पैमाने पर। तो ट्विटर पर जब ये चलाया गया था हैशटैग, तो जब 2-3 लाख लोग उसको मतलब नंबर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने उसको दिखाना बंद कर दिया था। तो हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर कर रहा हूं। अच्छा। दूसरे को तुम दिखाते हो, पहले नंबर पर आ रहा है, तो हमारा नंबर जो है वो पहले नंबर की दिशा में जा रहा था, तो दिखाया क्यों नहीं? तो उसका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया, डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया जी, और अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर करता। मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। और एक आपको बताता हूं, जो भी चीज कानून और संविधान के विरोध में होगी, मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। अभी प्रशांत भूषण के वो आधार बनाकर बीजेपी और आरएसएस वाले आर्टिकल 19 पर हमला कर रहे हैं जी। हाँ, मैं आर्टिकल 19 जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के द्वारा हासिल किया हुआ अधिकार है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमारा मौलिक अधिकार है। और वो प्रशांत भूषण को माध्यम बनाकर उस पर हमला कर रहे हैं। जी।
इसलिए हम लोग उस मुद्दे पर प्रशांत भूषण के समर्थन में खड़े हो गए, क्योंकि हमारा मकसद है आर्टिकल 19 की रक्षा करना। 15 अगस्त 47 से तो बहरामन आजाद हो गए थे, आर्टिकल 19 से हम लोग आजाद हो गए जी। जब हमारे लोगों को बोलने की आजादी मिली तब हम लोगों को आजादी मिली। जी हाँ जी। हमारे लोगों को जब बोलने की आजादी मिली तब हमको वास्तविक आजादी मिली है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 जनवरी को हमको आजादी मिली। अब उस पर ये लोग जो है रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, उसके लिए हमने प्रशांत भूषण का समर्थन कर दिया है। तो प्रशांत भूषण का समर्थन दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के समर्थन के लिए है जी। तो अब तो करीब करीब ये स्थिति आ गई कि संविधान को बचाने की लड़ाई अब शुरू हो गई है। तो हमारी जो राजनीतिक लड़ाई है वो पीछे रह जाएगी, यानी हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने पहले जो चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं पहले उसको बचा लें, फिर उसके बाद राजनीति वहां उसके बाद शुरू करेंगे। नहीं, ये प्राथमिकता में हम लोग राजनीतिक रूप से संविधान को बचाने का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है जी। तो इसमें राजनीतिक जागरण होगा। राजनीतिक जागरण होगा तो राजनीति पर असर पड़ेगा ना जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हमारा पॉलिटिकल क्लाउड कितना बड़ा हुआ है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे हमारा पॉलिटिकल क्लाउड कितना है। हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, पॉलिटिकल क्लाउड है, यानी प्रभाव। एक पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में हमें 40 लोकसभा की सीटें देने का वादा किया जी। समझ रहा क्या? वो चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए देने का भी वादा किया, हमने रिजेक्ट कर दिया। इसका अंदाजा लगा सकते हो ना, निश्चित रूप से प्रभाव है वाकई। हाँ, और उन्होंने बुलाकर प्रस्ताव दिया, हम नहीं गए उनके पास, वो आए थे और हमने रिजेक्ट किया। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी के लोग मांगते रहते हैं, हमने नहीं मांगा। समझ रहे क्या खास बात बता रहा हूं? बिल्कुल, हमने मांगा नहीं। और हमारे सामने प्रस्ताव दिया गया और प्रस्ताव देने के बाद हमने रिजेक्ट किया। इतनी हमारे तो ये तो जो आरपीआई के नेता लोग हैं, अगर उनको 5-10 का बोलते तो हवा में उड़ जाते जमीन के ऊपर। जी जी, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? जमीन के ऊपर 1 फीट उड़ जाते। हाँ, वो तो उनका इतिहास अब उसी तरह का बन गया है। अब तो वो लगातार मांगते ही रहते हैं। अपने मांगते रहते हैं और मिल जाता है तो खुश भी वैसे ही होते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो अभी हमारे लिए उस आंदोलन को जिसने पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ाया, हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन में नहीं है, हम अभी पॉलिटिकल इंटरवेंशन में नहीं है, अभी पॉलिटिकल क्लाउड और आगे 10 साल 500 सीटों पर प्रभाव डालने वाला पॉलिटिकल क्लाउड 10 साल में पैदा हो जाएगा। 500 लोकसभा में जी। हम जिसको चाहे उसको हरवा देंगे, जिसको चाहे उसको जितवा देंगे। बीएसपी को कब जितवाएंगे सर? वामन मेश्राम जी से हमारी बातें जारी रहेंगी। दर्शकों, आप बने रहें हमारे साथ। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे।